नमस्कार स्टूडेंट्स, ब्रीज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 प्रखर 2 का मिडलाइन असेसमेंट से संबंधित ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। यानी मध्यावधि मूल्यांकन मिडलाइन असेसमेंट, जिसका आकलन आपके 3 नवंबर 2022 से शुरू होने वाला है। जिसके पेपर है वो आपके जिला स्तर से बन करके आएंगे, तो उससे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही खास स्पेशल वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा समस्त सब्जेक्ट के आपके जो मिडलाइन असेसमेंट की वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूं, तो उसको आप सभी जरूर देख लें। तीनों सब्जेक्ट आपके होगी, गणित, हिंदी और इंग्लिश। और इसके अलावा जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित वीडियोज है वो भी हमारे चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मध्यावधि मूल्यांकन यानी मिडलाइन असेसमेंट। ये मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं, यानी इसके नंबर आपके हैं वो ऑनलाइन फीड होने वाले हैं, ऑनलाइन चढ़ने वाले हैं, तो इसलिए सभी प्रश्न हल करने जरूरी हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। यदि आपके सवाल कोई समझ में नहीं आता, प्रश्न कोई समझ में नहीं आता है, तो आप अपने गुरुजी से इसकी सलाह ले सकते हैं। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे ने किस तरह से और क्या सीखा है। तो इसके अंदर आपके गणित का जो मिडलाइन असेसमेंट है, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर पहला आप देख रहे हैं 7805, तो यहाँ पर आपको शब्दों में 7805 इस तरह से लिखना है। अगला है 16007, तो इस तरह से लिखेंगे 16007। अगला है 57,320, तो 57,320। और अगला है 7,82,000, तो 7,82,000 आपको यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब छोटी पहले बड़ी बाद में बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब बड़ी पहले छोटी बाद में घटते क्रम में। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई 7,605, 80,735, यहाँ पर 8,0735, 1,60,732 और 908। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी 908, उसके बाद 7,605, उसके बाद 80,735, उसके बाद 1,60,732 और उसके बाद 8,0735 आ जाएगा। और जो अवरोही क्रम है उल्टा, सबसे पहले एक नंबर पे ये वाली आ जाएगी 8,0735, फिर 1,60,000, फिर 80,735, फिर 7,605 और फिर 908 सबसे अंत में आ जाएगी। तो अवरोही और आरोही आपस में उल्टे सीधे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। तो देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक -1 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा नहीं है भाई। -1 है जो ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा है। अगला है पूर्णांक -39 का परवर्ती पूर्णांक -38 होता है, बिल्कुल ही सत्य बात है। जब भी परवर्ती का पूछे तो आपको +1 करना है। क्या है, माइनस का 39 था, इसमें प्लस का 1 कर दिया, तो आपको पता है क्या शून्य रहेगा। शून्य तो बड़ी संख्या है, उसका रहेगा माइनस का, और माइनस के 39 है, प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी -38 आ जाएगा। तो बिल्कुल ही सत्य बात है, इसमें आपके सत्य सही हो जाएगा। अगला है तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड शून्य से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि वो प्लस का 25 डिग्री होता है, ये माइनस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 0 से 25 डिग्री कम है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से ही शुरू होती है, यानी सबसे छोटी 2 है। एक ना तो अभाज्य और न ही भाज्य है। अगला है संख्या 20, 60 के सारों गुणनखंड लिखिए और सबसे बड़ा सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या सबसे बड़ा सारों गुणनखंड इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ है, भी है, तो इसका भी पता करने वाले हैं अपन। तो देखिए, यहाँ पर 20 के गुणनखंड मैंने लिख दिए 1, 2, 4, 5, 10 और 20, और 60 के गुणनखंड लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अब 20 और 60 के सारों गुणनखंड है वो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है, और सबसे बड़ा सारों गुणनखंड है वो 20 होगा, यानी 20 दोनों में ही आया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब क्या पूछा है, क्या सबसे बड़ा सारों गुणनखंड इन संख्याओं का एचसीएफ है, बिल्कुल राइट है। इनका एचसीएफ भी जो 20 और 60 का महत्तम समवर्ती एचसीएफ है, हाँ, सबसे बड़ा सारों गुणनखंड 20 है, वो इनका एचसीएफ होता है। सबसे बड़ा सारों गुणनखंड ये एचसीएफ कहलाता है। अगला पूछा है भाई, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लिखिए और उसका लघुत्तम समवर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7, और लघुत्तम समवर्ती हमेशा अभाज्य संख्याएं आपस में दी हुई इनका गुणा होता है, तो 2 गुणा
3 गुणा 5 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 210 और इनका एलसीएम भी 210 हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम समवर्ती 210 हो गया। यदि इनका एचसीएफ पूछते तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अगला है हल कीजिए। यहाँ पर इनको हल करना है। देखिए यहाँ है 78 माइनस 6 गुणा 9। तो पहले कोष्टक हल करेंगे। 6 9 मेरी 54, तो 78 माइनस 54, तो 78 में से 54 घट गए तो पीछे आपके आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। ठीक है, अगला है देखिए 5 गुणा 7 प्लस 25 गुणा 5। तो पहले 5 गुणा 7 को हल कर लिया 35 और 25 गुणे 5 को कर लिया 125। दोनों के बीच प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे 160, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 3 प्लस 1/3 गुणा 7/10। तो पहले इसको हल करेंगे। 3 3 9 और 1 10/3 और 7/10 दोनों का गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे 7, नीचे आ जाएंगे 3, 7/3 आंसर आ जाएगा। अगला 11/6 भाग -3/5। तो आपको पता है भाग की जगह क्या करते हैं अपन, गुणा का निशान लगाते हैं और संख्याएं बदल देते हैं, यानी 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। तो 11/6 गुणा 5/-3 दोनों का गुणा हो जाएगा। 11 पंजे 55 और 6 3 18, तो माइनस के 55/18 आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 1 सही 3/7 या 3 सही 1/7। तो 3 सही 1/7 बड़ा है। 21/12 और 21/12 दोनों ही बराबर है। 8/5 8/9, तो 8/5 बड़ा है, यानी जिसके अंश समान हो तो हर छोटा वो बड़ी होती है। 12/17 और 11/17, तो 12/17 बड़ी है, जिसके हर समान हो तो अंश बड़ी है, वो संख्या बड़ी होगी। तो ये था आपका फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके सवाल देखेंगे आप। नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को गुणा कीजिए। दशमलव भिन्नों को गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल गुणा पहले कर लेना है और उसके बाद दशमलव लगाने हैं। जैसे 25 गुणा 12 कर लो, संख्या आ जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, अब क्या है, यहाँ दो संख्याओं के बाद दशमलव, इधर भी दो संख्याओं के बाद, इधर से गिन करके 4 संख्याओं के बाद में दशमलव आपको लगा देना है। यदि यहाँ पर 4 संख्याएं आपके नहीं भी आती है तो भी आप क्या करेंगे, जीरो लगा करके 4 संख्याएं कर सकते हैं। जीरो आपको इधर लगाना है। अगला है जैसे 0.283 गुणा 0.09, इसका भी पहले 283 का और 9 का गुणा कर दीजिए और जो संख्या आई है उसमें 3 और 2 5 संख्याएं गिन के दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.0254 4 और 7। अगला है 15.17 गुणा 1000 है। पहले इनका सिंपल गुणा कर दीजिए, फिर दो संख्याओं के बाद दशमलव लगाने की जरूरत पड़ती है, तो दशमलव यहाँ 00 आता, लेकिन यहाँ 15,170 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 87.6 गुणा 5.3। पहले इनका सिंपल गुणा कर लो और उसके बाद दो संख्याओं के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 464.28 आपका आंसर। अगला है निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को भाग दीजिए। यहाँ पर आपको भाग देना है 24/20 भाग 0.05, यानी ऐसे आपको लिखना है 24.20 बटे 0.05। यहाँ भी 2 के बाद दशमलव, इधर भी 2 के बाद दशमलव है, दोनों दशमलव हट गए। अब अपने को 5 का भाग इसमें लगाना है, सीधा 5 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 484। ठीक है, ऐसे यहाँ 573 में 0.03 का भाग देंगे तो 19,100 आएगा। 6.823 में 9 का भाग देंगे 0.75811 आएगा और 512 में 0.08 का भाग देंगे तो 6,400 आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी 2 का भाग देते जाओ जब तक जाए, फिर नहीं जाए तो 3 का दो, फिर नहीं जाए तो 5 का दो। तो यहाँ पर 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2 अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 2 का भाग 6 बार गया और 3 का भाग 3 बार 2 बार गया, 3 गुणा 3, इस तरह से। अगला इसमें देखिए 3072 का अभाज्य गुणनखंड भी हमने किया, तो 2 की घात 10 गुणा 3, यानी 2 का भाग 10 बार, यानी 2 का दिया फिर 2 का दिया, ऐसे 10 बार और 3 का 1 बार, तो इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की घात 10 गुणा 3। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड पहले भी बहुत सारे कार्यपत्रक हल करवाए हैं, उसमें समझा चुके हैं। इसके अलावा यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा समस्त वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उनका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उन सभी को देख लीजिएगा, जो आपके 3 नवंबर को एग्जाम है उसमें मदद मिलने वाली है। अगला है त्रिभुज की भुजाओं की माप और कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखिए। तो त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी तीनों ही भुजाएं समान हो,
समद्विबाहु यानी दो भुजाएं जिसकी समान हो, और सम विषम बाहु यानी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो। तो इस तरह से ये तीनों भुजाओं के आधार पर हो गए। अगला है त्रिभुज को कोणों के माप के आधार पर, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यानी जिसका कोण 60-90 डिग्री से कम हो, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो। तो ये ऐसे तीन हो गए कोणों के आधार पर, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अगला पूछा है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप आपको पता है, इनके चारों ओर घूम करके जो दूरी तय की जाती है वो परिमाप कहलाती है। तो पहले का पूछा है आकृति में परिमाप, तो आप यहाँ से शुरू कर लीजिए। 5, 5, 10, 3, 13, फिर 5, 5, 10, 23, 3, 26, फिर 5, 5, 10, 36, 3, 39, फिर 5, 5, 10, 49 और 3, 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका 52 सेंटीमीटर इनका परिमाप हो जाएगा, यानी इन सभी दूरियों को जोड़ना है। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 कितनी बार है, 6 बार है, तो 39 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है दौड़ के एक वर्ताकार मैदान का व्यास 56 मीटर है। मैदान कैसा है भाई, वर्ताकार यानी गोल है, जिसका व्यास 56 मीटर है। व्यास का मतलब होता है ये पूरी लाइन 56 है, तो आधी त्रिज्या होगी, कितनी हो जाएगी भाई, 56 की आधी त्रिज्या कर लेंगे, 56/2 बराबर 28 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या 28 मीटर आ गई। यदि इस मैदान के चारों ओर कोई धावक 3 चक्कर की दौड़ लगाता है तो ज्ञात कीजिए वो कितने मीटर की दौड़ पूरी करेगा। तो पहले अपन को एक चक्कर निकालना, मतलब उसकी परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। परिधि का सूत्र है 2πr, क्या है भाई, 2πr सूत्र है। तो 2 का मतलब 2 है, गुणा पाई का मतलब 22/7 है, और r अपना निकल गया त्रिज्या 28, कितनी, 56 की आधी 28। तो 7 का यहाँ 28 में भाग दे दो 4 बार, और 2 का गुणा 22 से किया 44, 44 का 4 से किया 176 मीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा भाई, 176 मीटर, इस तरह से आ जाएगा। फिर उसने कितने छक्कर निकाले, धावक ने 3 छक्कर लगाए, तो 3 से 176 का गुणा करेंगे तो 528 मीटर की दौड़ पूरी करेगा। आपका आंसर आ जाएगा 528 मीटर। अगला है यदि एक बस 5 घंटे में 277.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ज्ञात कीजिए वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या करना है, भाग करना है, 277.5 में 5 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल आपका भाग लगाना है, सिंपल सा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। बीजीय व्यंजक का भी 8वीं कक्षा के अंदर पहली प्रश्नावली बीजीय व्यंजक से संबंधित है, उससे संबंधित सवाल आपके आया है। यदि सीमा की आयु अपनी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है और उसकी बहन की आयु x वर्ष है, तो सीमा की आयु क्या होगी। बहन की आयु क्या है भाई, x वर्ष, और सीमा की आयु है वो, जो माना कि सॉरी, सीमा की बहन की आयु 5 वर्ष अधिक है, तो अपना क्या बन जाएगा भाई, सीमा की आयु हो जाएगी x + 5। 5 वर्ष अधिक है तो प्लस लग गया, और कम होती तो माइनस लग जाता। अगला पूछा है चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुणे से 15 रुपए अधिक है। इसको समझना है, 6 गुणे से 15 रुपए अधिक, चीनी का मूल्य x रुपए, तो चाय का मूल्य क्या होगा, 6 गुणा है, तो x गुणा 6, 6x, और 15 रुपए अधिक है तो प्लस 15, तो अपना चाय का मूल्य हो जाएगा 6x + 15। अगला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। 5.5 सेंटीमीटर मतलब इतनी बड़ी भुजा होती है, यहाँ पर बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने छोटा प्रतिरूप बनाया है। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से नाप कर लिखिए। जब आपको पता है कि सभी भुजाओं का माप समान होगा तो सभी कोणों का माप भी क्या होगा भाई, समान होगा। और आपको पता है कि जब समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसका प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है, तो मापने की जरूरत ही नहीं है, आपको सभी का 60-60 डिग्री लिख देना है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला है नीचे दी गए पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखनी है। 512, फिर 2 घटे 510, फिर 4 घटे, यहाँ -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, अब क्या होगा भाई, -6 होगा तो 500 आ गया, फिर -8 हुआ 492, फिर -10 हुआ 482, तो अगली बार -12 होगा, 482 में से 12 घटा लो 470, फिर अगली बार -14 होगा, ठीक है, तो -14 घटा लो 456, फिर अगली बार -16 होगा तो 16 घटा लो 440, फिर 18 माइनस के हैं 422। बिल्कुल आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि दो दो ज्यादा घट रहे हैं। इसमें देखिए 1024 का आधा किया, 512 का आधा किया, यानी 2 का भाग लग रहा है। क्या हो रहा है भाई, भाग 2 का लग रहा है। 256 का आधा करो 128,
28 का आधा करो 64, 64 का आधा 32, 32 का 16, 16 का 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला, यदि एक दरी का मूल्य 1450 रुपये है तो विद्यालय में 52 दरियां खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो 1450 का 52 से गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 75,400 रुपये की आवश्यकता होगी। 75,400 रुपये गुणा करने से प्राप्त होगा। 19वां है, हल कीजिए। यहाँ देखिए 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2। जब भाग देते हैं तो घातें क्या है, माइनस हो जाती है यदि आधार सेम हो। आधार यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर 7 की घात 4 माइनस 2, क्योंकि दोनों का भाग है तो घटेगी घातें, तो पीछे आंसर आएगा 7 की घात 2। यहाँ आप 7 गुणा 7 लिख करके 7 की घात 2 का मतलब 49 भी उत्तर लिख सकते हैं, या 7 की घात 2 भी आपका सही आंसर है। यहाँ देखिए गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ेगी, जब भाग होता है तो घातें घटती है, बाकी होती है तो गुणा होगा तो घातें जुड़ेगी। यहाँ पर देखिए सबका आधार 2 है तो घात 3 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगी, और 2 की घात कुल 9 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ कोष्टक में 1 हो और एक कोष्टक के बाहर घात हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ध्यान रखना घातों का गुणा होगा। आधार 5 है, 5 ही रहेगा, घात 2 और कोष्टक के बाहर घात 3 है, दोनों का गुणा हो गया, 3 दूनी 6, 5 की घात 6 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, आधार माइनस का 3 ही रहेगा, घात इधर गुणा में है, ये भी गुणा में, इधर भी गुणा में थी ना, तो क्या हुआ, जोड़ हुई थी, तो यहाँ भी घातों का जोड़ होगा, 3 और 2, तो -3 की घात 5 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। अगला और अंतिम सवाल है 20वां सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से गुणा करते हैं, आपको पता होगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1/4 गुणा 100 कर दो, तो 1 का 100 से गुणा किया 100, 100 में 4 का भाग दिया 25% आपका आंसर आ गया। 2/25 गुणा 100 कर दो, 25 का भाग दे दो 100 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा कर दो, क्या आ गया 8% आंसर आ जाएगा। 7/20 का 100 से गुणा कर दो, 20 का इसमें गया 5 बार, 7 को 5 से गुणा किया 35% आंसर आ गया। 17/50 गुणा 100 कर दो, 50 का भाग दिया 2 बार और 17 दूनी 34% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये था मध्यावधि मूल्यांकन यानी मिड लाइन असेसमेंट, जिसके आधार पर आपका यहाँ विद्यार्थी समूह तय होगा कि सीखने का स्तर आपका कक्षा 5 का है या कक्षा 6-7 का है या कक्षा स्तर यानी आपके 8वीं के लायक है। यदि इसके लायक हैं तो आपको आगे के जो आकलन है उसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसके लायक हैं तो आपको आगे के आकलन हल करने हैं, और इसके लायक है तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने सारे आकलन आगे के आपको हल करवा के रखे हैं, उसको आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पर जाकर के भी आप उन वीडियो को देख पाएंगे जो सारे आकलन आगे के मैंने हल करवा रखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एंड लाइन असेसमेंट है वो भी हल करवाऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अन्य वीडियोज भी मिलते रहेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी भी मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके अलावा हिंदी की मिड लाइन असेसमेंट और इंग्लिश की मिड लाइन असेसमेंट का वीडियो भी जल्द ही मैं आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।